हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 14 का प्रश्नावली 14.1 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 14 लेसन का थ्योरी क्लास पूरा बता दिया था सांख्यिकी का। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 14.1 का, इसमें उदाहरण नहीं है, डायरेक्ट प्रश्नावली दिया है। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दे जिसे आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन समझे कि उन आंकड़ों के 5 गो उदाहरण दीजिए जिसे आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हो जा सकते हैं जिसे हम अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। जैसे घरों में परिवार के सदस्यों का आंकड़ा, शिक्षित पढ़े लिखे लोगों का आंकड़ा, शिक्षित महिलाओं का आंकड़ा और शिक्षित पुरुष का आंकड़ा, ये भी एक आंकड़ा हो सकता है ना। उसके बाद कोचिंग में लड़का एवं लड़कियों का आंकड़ा, गाड़ी का आंकड़ा, बहुत सारे आंकड़े हो सकते हैं। तो 5 गो आंकड़ा का उदाहरण देना है। तो सुनिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जिसे हम अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। एकत्रित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, है ना। एकत्रित कर सकते हैं, आपको अपने मन से उदाहरण देना है ना। तो पहला में क्या देंगे सो सुनिए। पहला में देंगे कि कोचिंग में लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का आंकड़ा। कोचिंग में लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का आंकड़ा, ये भी एक आंकड़ा हो सकता है ना। लड़की कितना है और लड़का कितना है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा में क्या है? मेरे गांव में शिक्षित पुरुष एवं महिलाओं के संख्या का आंकड़ा, ये भी एक आंकड़ा हो सकता है ना कि गांव में कितना पुरुष पढ़ा लिखा है और कितना महिला पढ़ा लिखा हुआ है, ये भी एक आंकड़ा बन सकता है। और तीसरा में क्या लिखेंगे? तीसरा में लिखेंगे मेरे घर में 2 पहिया और 3 पहिया का आंकड़ा। मेरे घर में 2 पहिया और 3 पहिया का आंकड़ा, ये कैसे आंकड़ा होगा? जैसे गाड़ी है तो साइकिल है तो 2 पहिया, गाड़ी है तो कितना होगा? 3 पहिया, 4 पहिया, 2 पहिया। तो ये भी एक क्या बन सकता है कि ये भी एक आंकड़ा बन सकता है ना। और चौथा में क्या लिखेंगे? चौथा में लिखेंगे मेरे घर में सदस्यों की संख्या का आंकड़ा। मेरे घर में सदस्यों की संख्या का आंकड़ा, ये भी एक क्या है? आंकड़ा है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। किसी के घर में 5 गो है, किसी के घर में 6 गो है, किसी के घर में 3 गो है। तो ये भी क्या है? एक आंकड़ा हो सकता है ना। और रोमन अंक में 5वां लिखेंगे। 5वां में क्या लिखेंगे कि देखिए
कोचिंग में लड़की एवं लड़कियों की संख्या का आंकड़ा, मेरे गांव में शिक्षित पुरुष एवं महिलाओं का आंकड़ा। उसके बाद मेरे घर में, सॉरी मेरे घर नहीं, मेरे गांव में, मेरे गांव में पुरुष एवं महिलाओं, मेरे गांव में पुरुष एवं महिलाओं के संख्या का आंकड़ा। ये भी क्या हो सकता है कि एक आंकड़ा हो सकता है कि आपके गांव में कितना लड़का है, चाहे कितना लड़की है, या फिर कितना पुरुष है, या फिर कितना महिला है। तो ये भी क्या है, एक आंकड़ा है। तो हमको 5 को उदाहरण देना था, है ना। तो 5 को उदाहरण दे दिए। पहला में क्या दिए उदाहरण में कि कोचिंग में लड़की एवं लड़कियों की संख्या का आंकड़ा, लड़की और लड़कों की संख्या का आंकड़ा। दूसरा में मेरे गांव में शिक्षित पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का आंकड़ा। तीसरा में मेरे घर में 2 पहिया और 3 पहिया का आंकड़ा। चौथा में मेरे घर में सदस्य की आंकड़ा कि आपके घर में कितने परिवार है, कितना सदस्य है। और 5वां में मेरे गांव में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का आंकड़ा। अब आपको ये तो पहला का आंसर ये हो गया, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि इनमें से कौन कौन प्राथमिक आंकड़ा है और कौन कौन गौण आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बता देते हैं कौन कौन इसमें से प्राथमिक आंकड़ा, कौन कौन गौण आंकड़ा है। तो थ्योरी क्लास में बताए होंगे कि आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है गौण आंकड़ा, है ना। तो प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, तो जब अन्वेषक स्वयं जाकर के आंकड़ा को इकट्ठा करता है, आंकड़ा को एकत्रित करता है, तो उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन जब हम किसी के यहाँ नहीं जाकर घर बैठे बैठे आंकड़ा को एकत्रित करेंगे किसी अन्य स्रोत से, चाहे वो समाचार पत्र हो, मोबाइल हो, टेलीविजन हो, किसी भी अन्य स्रोत से जो आंकड़ा प्राप्त करेंगे तो वो कहलाएगा गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा, है ना। इसमें हमको ये चेक करना कि कौन कौन प्राथमिक आंकड़ा है और कौन कौन गौण आंकड़ा है। पहला क्या है, कोचिंग में लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का आंकड़ा। तो ये कैसे पता चलेगा, किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लड़की कायगो और लड़का कायगो है, तो स्वयं जाकर के आंकड़ा तैयार कर रहे हैं। तो जब अन्वेषक स्वयं जाकर के, खुद जाकर के आंकड़ा को एकत्रित करता है तो ये आंकड़ा कहलाता है प्राथमिक आंकड़ा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। यहाँ पर लिख दीजिए रोमन अंक में पहला वाला हो जाएगा आपको प्राथमिक आंकड़ा। पहला वाला क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। रोमन अंक में दूसरा वाला क्या है सो सुनिए। दूसरा है मेरे गांव में शिक्षित पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का आंकड़ा। तो ये कैसे पता चलेगा, मेरे गांव में शिक्षित पुरुष एवं महिलाओं का आंकड़ा। जब हम इसको किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं तो ये कहलाएगा गौण आंकड़ा। लेकिन मेरे गांव में शिक्षित पुरुष कायगो है और शिक्षित महिला कायगो है, ये कैसे पता चलेगा। सबके घर घर पर जाकर पूछेंगे कि आपके घर में कौन पढ़ा लिखा है, कौन पुरुष पढ़ा है और कौन महिला पढ़ा है। ये क्या है कि एक प्रकार से जाकर के आंकड़ा को एकत्रित कर रहे हैं। तो ये भी आंकड़ा क्या कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। ये भी क्या कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। ये भी हो जाएगा आपको प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा, है ना। तीसरा में क्या है सो बताइए। मेरे घर में 2 पहिया और 3 पहिया के आंकड़ा। तो घर का बात हो रहा है, तो घर का बात हो रहा है तो क्या लिखेंगे, घर का बात हो रहा है कि मेरे घर में 2 पहिया वाला गाड़ी कितना है और 3 पहिया वाला गाड़ी कितना है, इसका आंकड़ा। तो ये आंकड़ा घर का मैटर है ना। तो घर का मैटर है तो बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही गिनेंगे कि कितना 2 पहिया वाला गाड़ी और कितना 3 पहिया वाला। तो ये आंकड़ा क्या हो जाएगा, गौण आंकड़ा। किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, हम केवल घर पर अपना पहिया को गिन रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा। तो तीसरा में क्या लिखेंगे, तीसरा में लिखेंगे गौण आंकड़ा। तीसरा में क्या लिखेंगे, गौण आंकड़ा। चौथा में क्या है सो बताइए। मेरे घर में सदस्यों की संख्या का आंकड़ा। तो ये क्या होगा, मेरे घर में। तो मेरे घर में मतलब हमारे घर में, है ना। तो मेरा घर में कितना सदस्य है, ये संख्या क्या कहलाएगा, गौण आंकड़ा। हमको किसी अन्य घर में तो सदस्य की संख्या नहीं ना पता करना, जो घरे घरे जाएंगे। मेरे घर में
मेरा घर में तो कितना सदस्य है, तो ये क्या हो जाएगा, गौण आंकड़ा। किसी अन्य स्रोत से नहीं प्राप्त करे बल्कि घर पर बैठे बैठे आंकड़ा को एकत्रित कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा कहलाएगा गौण आंकड़ा। ये आंकड़ा क्या कहलाएगा आपका, गौण आंकड़ा। ये आंकड़ा कहलाएगा गौण आंकड़ा। और रोमन अंक में 5वां क्या है, मेरे गांव में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का आंकड़ा। तो मानकर चले कि कोई गांव है तो उसमें कितना पुरुष है और कितना महिला है, ये कैसे पता चलेगा, सबके घर घर पर जाकर पूछेंगे कि आपके घर में कितना महिला है, आपके घर में कितना पुरुष है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम स्वयं किसी घर के जाकर के आंकड़ा को एकत्रित कर रहे हैं। तो जब हम किसी के घर पर जाकर के आंकड़ा को एकत्रित करते हैं तो ये आंकड़ा कहलाता है प्राथमिक आंकड़ा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपको प्राथमिक आंकड़ा। ये हो जाएगा आपको प्राथमिक आंकड़ा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण की तरह था, ये भाषा वाला क्वेश्चन था, इसको अपने मन से लिखना था। तो इसमें कौन प्राथमिक आंकड़ा है और कौन गौण आंकड़ा है, तो यहाँ पर लिख दिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को था, दोनों बता दिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली 14.2 का उदाहरण में। तो यहाँ से उदाहरण स्टार्ट होता है। उदाहरण नंबर 1 है, सुनिए क्या कहता है प्रश्न। गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। एक गणित का परीक्षा हुआ जिसमें 10 गो विद्यार्थी परीक्षा दिया, ठीक है। उस 10 विद्यार्थी का जो अंक है ना, वो दिया गया है 10 विद्यार्थी का अंक। कोई विद्यार्थी लाया 55 नंबर, कोई लाया 36 नंबर, कोई लाया 95 नंबर। इस प्रकार क्या है कि 10 गो विद्यार्थी का आंकड़ा दिया गया है ना। इसका हमको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिसर बराबर फार्मूला होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यानी सबसे उच्चतम मान को और सबसे निम्नतम मान को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा, है ना। फार्मूला लिखाए है थ्योरी क्लास में परिसर का। परिसर बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, क्या निकालना है हमको, परिसर।